एनर्जी इन लूप्स में कन्फाइंड हो जाती है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही थी। ठीक है बात। अच्छा, अब हमने पढ़ ली है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो इसके लिए इसने वही एक्सपेरिमेंट उससे मिलता जुलता किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कहते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कह रहा है कि आप लोग सपोज करें आपके पास टू रिजिड स्पोर्ट्स हैं, यानी यूं समझ लें कि आपके पास इस तरफ एक रिजिड स्पोर्ट है और इस तरफ भी आपके पास एक रिजिड स्पोर्ट है। ठीक है, और इन दोनों स्पोर्ट्स के दरम्यान में ये आप लोगों ने एक रोप कनेक्ट की है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस रोप की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। ये रोप आपने अज्यूम की है, और इस रोप की जो जनरेट होंगी वो कौन सी होंगी? ट्रांसवर्सेस होंगी। हम उन ट्रांसवर्सेस को आपस में क्या करवाएंगे? कंबाइन करवाएंगे ना। वो तो हमने पहले पढ़ लिया कि इस रोप में, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। रोप के अंदर जिस तरह पहले पढ़ा है, ट्रांसवर्सेस जनरेट होती हैं ना, और जब ट्रांसवर्स वेव्स कंबाइन होंगी तो जो न्यू वेव बनेगी उस वेव को हम नाम दे रहे होते हैं स्टेशनरी वेव। कंबाइन होने से बन रही है रोप के अंदर, ट्रांसवर्स वेव्स के कंबाइन होने से बन रही है, इसलिए इसके नाम के शुरू में हम सम टाइम वर्ड ट्रांसवर्स भी लिख सकते हैं। यानी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का मतलब ये होगा कि ऐसी स्टेशनरी वेव्स जो ट्रांसवर्स वेव्स के कंबाइन होने से बने, उस स्टेशनरी वेव को हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि किसी रोप में जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स होती हैं। क्या इसके अलावा भी स्टेशनरी वेव्स की टाइप्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स भी होती हैं, वो भी हमारे कोर्स में है, उनका हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि स्टेशनरी वेव्स की और भी टाइप्स होती हैं। अभी हम उन स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं जो किन के कंबाइन होने से बनेगी? ट्रांसवर्स वेव्स के कंबाइन होने से बनेगी। तो ऐसी स्टेशनरी वेव जो ट्रांसवर्स वेव के कंबाइन होने से बनती है, उस स्टेशनरी वेव को हम ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। अब क्लास दोबारा रीजॉइन कर लें, फिर शुरू करते हैं इसको। स्टेशनरी वेव्स और तरह की भी होती हैं, और स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं अगर वो ट्रांसवर्स वेव्स के कंबाइन होने से बनेगी, उन्हें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। शुरू करते हैं इसका केस 1। बस एक केस ध्यान समझ लेना, बाकी केस सारे एक जैसे हैं। केस 1 में हम लोगों ने हेडिंग दी है, हम इस रोप को प्लग करेंगे, प्लग एट इट्स मिडल। हम लोगों ने कहा है कि हम इसको प्लग करेंगे इसके मिडल से ना। मिडल से प्लग करने का मतलब है कि हम इसको L/2 से प्लग करेंगे, यानी जो इस रोप की टोटल लेंथ है ना, जो इस रोप की टोटल लेंथ है उसके इसको मिडल से प्लग करेंगे। ये बात पूरी हमारी, प्लग एट इट्स मिडल। वही रोप है जिसकी लेंथ L है और जिसमें टेंशन हमने शुरू में T अज्यूम की थी। अब वो कह रहे हैं कि इस रोप को आप यूं मिडल से प्लग करें। प्लग करना समझ आ रहा है? यूं पकड़ के ऊपर ले जाएं तो ये वाली रोप अब इस जगह पर आ जाएगी। जब इसको मिडल से प्लग करेंगे तो ये वाली रोप अब इस जगह पर आ जाएगी। आपने इसको मिडल से प्लग किया है ना, खींचा है ऊपर, तो ये रोप जिस इस जगह पर आ गई, ऊपर चलेगी ना खींच के। अच्छा, अब जब आप इस रोप को फ्री करेंगे ना, यहां से मैं इस रोप को फ्री करता हूँ, इस रोप में दो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगी। रोप है ना, रोप में ट्रांसवर्स होती हैं, एक राइट साइड पे जाएगी, एक लेफ्ट साइड पे जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी वेव जनरेट हो रही है? ट्रांसवर्स वेव। उस तरफ भी ट्रांसफर वेव जा रही है और इस तरफ भी TR वेव लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांसवर्स वेव। मैंने जब इस रोप को L/2 यानी मिडल से प्लग किया है और मैंने इसको यहाँ से फ्री किया है, द मोमेंट जैसे हम इसको यहाँ से फ्री करेंगे तो यहाँ से टू ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगी, एक राइट साइड पे जा रही होगी और एक लेफ्ट साइड पे जाएगी। ये जो राइट साइड पे जा रही है, ये जब जाकर यहाँ पहुंचेगी ना, तो आगे रिजिड स्पॉट आ जाएगी। रिजिड स्पॉट दोबारा इसको बाउंस बैक करेगी। ये वाली जो लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये भी जब रिजिड स्पॉट के पास पहुंचेंगी
रिजिड सपोर्ट इसको बाउंस बैक करेगी। तो यहाँ से जो दो ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई हैं वो दोनों अपोजिट एंड पे जा रही हैं। जब यहाँ पर पहुंची हैं तो रिजिड सपोर्ट ने इनको बाउंस बैक किए और रिजिड सपोर्ट ने इनको क्या किया, बाउंस बैक। ये इधर से इस तरफ आ रही है, इधर से भी आ रही। अब जब ये दोनों वेव्स जो हैं तो ट्रांसवर्स ना, अब जरा देख लें, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ गई बात की। और अभी हमने पढ़ा था कि जब ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती आपस में सुपरपोज करेंगी, आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी दैट रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड कौन सी, स्टेशनरी वेव। उसी रिजल्टेंट वेव को हम नाम दे रहे होते हैं कि जो वेव बन रही है वो कौन सी वेव होगी, स्टेशनरी वेव्स होगी। तो अगर आप इसको L/2 से प्लग करेंगे ना, कहाँ से प्लग करेंगे, L/2 से, तो उस केस में जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसमें वन लूप बनेगा। जो इसका मिडिल पॉइंट होगा ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम एंटी नोड बोलेंगे। ये हमें समझ आ गया। हमने इसको प्लग किया L/2 से, यानी एक लूप की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो हमारे सामने एक लूप बन गया। अब ये स्टेशनरी वेव्स बन गई हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि F1 एंड λ1 बी दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्टेशनरी वेव्स बनी है ना, इनकी F1 एंड λ1 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और इनकी वेवलेंथ भी होगी। तो उसका हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट F1 एंड λ1 बी दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये इनकी एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और दूसरी उनकी वेवलेंथ हो जाएगी। बुक में लेंथ को उसने कैपिटल एल से अज्यूम किया हुआ है, तो हम भी रोप की लेंथ को कैपिटल एल से अज्यूम कर लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता सिंबल क्या यूज हुई है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये बात समझाई थी, आपको याद होगा कि जो दो कंडक्टिव नोड्स होते हैं, जो दो कंडक्टिव नोड्स होते हैं उनके दरम्यान में पढ़ाया था जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ रोप की लेंथ भी एल है, यानी रोप की टोटल लेंथ एल है ना, और टू कंडक्टिव नोड के दरम्यान में डिस्टेंस λ/2 होता है। ये पहले पढ़ा था। अब ये पहला केस है, तो पहले केस में वेवलेंथ को λ1 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, λ1। अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक रोप की लेंथ एल है ना, यहाँ से रोप की लेंथ कितनी एल है, और यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इन टू कंडक्टिव नोड के दरम्यान में डिस्टेंस λ/2 है। तो अगर आपको डायग्राम समझ आ रही है तो हम कह सकते हैं ना, ये जो रोप की लेंथ एल है यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल टू है किसके, λ1/2 के। बिल्कुल आम सी बात है ये। तो ये रोप की लेंथ थी, टू कंडक्टिव नोड में डिस्टेंस λ/2 था। λ1 क्यों लिखा है, पहला केस है। तो यहाँ से डायग्राम से नजर आ रहा है कि लेंथ एल विल बी इक्वल टू λ1/2। यहाँ से λ1 की वैल्यू निकाल दो, तो λ1 इक्वल टू 2l हो जाएगी। इसे क्वेश्चन 1 कह दें। अब आपने लिखना है वेव की स्पीड की बात करते हैं। हमें पता है v इक्वल टू होता है f लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो लैम्डा के साथ भी 1 लगा देंगे। समझ आएगी बात है। v के साथ 1 2 इसलिए नहीं लगाएंगे कि हमें पता है कि f फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ साथ इनवर्स रिलेशन होता है ना, मैट्रिक में पढ़ा होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो रही होगी ना, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है ना। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही हो, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, तो वेवलेंथ कम हो रही होगी, तो प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो इसलिए v के साथ 1 2 नहीं लिखना, v यहाँ पर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है वो बता दी है कि इन दोनों चीजों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। खुद सोचो ना, अगर किसी केस में वेवलेंथ बढ़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो रही होगी ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो v के साथ 1 2 नहीं लिखना, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा, f1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। f1 बराबर बन जाएगा v/λ1। f1 v/λ1 हो जाएगा। λ1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर, तो λ1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो योर f1 इक्वल टू v/λ1 आ रहा है। λ1 की वैल्यू भी अपने क्या निकाली थी, 2l नहीं निकाली थी, तो v/2l हो जाएगा। इस इक्वेशन 2 पे
F1 इक्वल टू V/12 हो जाएगा। इसके बाद उसने बात की, हमने बोला ना कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यानी एफ और लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रही। अब उसने बुक में समझाया हुआ है कि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव किस पे डिपेंड कर रही है ना, स्पीड ऑफ, ये डायरेक्ट उसने लिखा हुआ है। मैं स्टेशनरी वेव को ना ST वेव लिखता हूँ, लेकिन बोर्ड में आपने पूरा लफ्ज लिखना होता है, ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है। स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन रोप की बात हो रही है। उसका फार्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि बुक में उसने जो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स है ना, उसका फार्मूला बुक में उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको डेरिवेशन उसने नहीं की, तो हम भी डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो बनेगा T×L/m, ये स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव का, सारी चीजें लेंथ रोप की हैं। रोप की टेंशन कब चेंज होगी? देखिए टेंशन तब चेंज होती है जब ये रिजिड सपोर्ट करीब कर दो ना मैं ये वाली, तो टेंशन कम हो जाएगी। जब ये करीब हो जाएंगी, इन दोनों सपोर्ट्स को दूर ले जाऊं तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ टेंशन तो चेंज फिर नहीं हो रही ना, हमने तो सपोर्ट्स को उसी जगह पर बस फिक्स कर दिया, अब इसको करीब ना लेकर आ रहे ना दूर लेकर जा रहे, तो टेंशन यहाँ पर कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही? टेंशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। तो रोप की लेंथ भी तो हम चेंज नहीं कर रहे, मास भी हम तो चेंज नहीं कर रहे ना। ये वजह है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो है यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ। V=F लैम्डा होता है ना, एफ और लैम्डा चेंज होंगे लेकिन वी चेंज नहीं होगी पूरे टॉपिक में। क्यों चेंज नहीं होगी? वी डिपेंड किस पे कर रही है? टेंशन पे। टेंशन कब चेंज होगी? जब सपोर्ट करीब दूर करेंगे, वो फिक्स कर दी है। रोप हम वही यूज कर रहे हैं जो हर हर केस में वही होगी। रोप की मास भी चेंज नहीं कर रहे, तो स्पीड के साथ फिर 1 या 2 यहाँ लिखना सुटेबल नहीं है कि स्पीड इस पूरे टॉपिक में कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ से हमारे एमसीक्यू बन गए कि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव जो होती है रोप में, वो डिपेंड किस पे कर रही है? टेंशन पे डिपेंड कर रही है। और ये हमारे बोर्ड में एमसीक्यू भी आया हुआ है। हमें पता है ना स्पीड का, जो स्टेशनरी वेव की स्पीड है रोप में, उसका टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो बोर्ड में एमसीक्यू एक साल ये आया हुआ है कि अगर हम रोप में टेंशन को 4 टाइम बढ़ा दें, अगर हम जो रोप नजर आ रही है उसमें टेंशन को कितने टाइम बढ़ा दें, 4 टाइम बढ़ा दें, तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव पे क्या इफेक्ट होगा? तो हमें नजर आ रहा है कि अगर आप टेंशन को 4 टाइम बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव जो होगी वो पहले से डबल हो जाएगी। आसान सी बात है। इस v की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूं। इक्वेशन 2 मैं दोबारा लिख सकता हूँ, चलें। F1 जो था ना V/12 है ना, ये इक्वेशन 2 है। इस v की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर दें। अगर v की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो F1 इक्वल टू 1/12, तो इसका अपना ही आ जाएगा। और आगे उस v की वैल्यू लिखते हैं, ये वाली v किसके बराबर आ रही है? T×L/m हो जाएगी। अब उसने इस फार्मूले में थोड़ी चेंजेस की हुई हैं। मैं इस फार्मूले को यूं भी लिख सकता हूँ 1/12, ये जरा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, T/m/L भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको, ये L डायरेक्ट इधर नीचे भी आ सकता है। अब इस फार्मूले में ये जो M/L लिखा हुआ है ना, मास ऑफ रोप को हमने लेंथ ऑफ रोप से डिवाइड किया है। मैंने इस फार्मूला में मास ऑफ रोप को लेंथ ऑफ रोप से क्या किया, डिवाइड किया है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल m यहाँ पर ये शो कर रहा है क्या चीज है? स्मॉल m, ये मास पर यूनिट लेंथ है। यानी स्मॉल m सिंबल मास की नहीं है, स्मॉल m जो है वो सिंबल है मास पर यूनिट लेंथ की। वो ये समझाना चाह रहा है कि इस फार्मूला में अगर आप चाहें तो ये जो M/L लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? M/L। इस M/L को हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस M/L कैन बी रिप्लेस बाय स्मॉल m। M/L को हम स्मॉल m से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है फन बनेगी 1/12 अंडर हो जाएगी T/स्मॉल m। हम ज्यादातर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब इसमें एक बड़ा कॉमन एमसीक्यू आता है जो बच्चे गलती करते हैं, बोर्ड में ये फार्मूला लिखा हुआ आता है। अच्छा, इस फार्मूले को भी यूं लिख सकते हैं, इस एल को नीचे लें, इस फार्मूले को एमसीक्यू के लिए लिख रहा हूँ, v इक्वल टू, फिर हम T/स्मॉल m भी तो लिख सकते हैं। समझ आ गया ना? हमें स्मॉल m समझ आ गया ना, l नीचे आ जाएगा तो M/L स्मॉल m होगा। ये वाला फार्मूला एमसीक्यू में आ जाए या ये वाला फार्मूला एमसीक्यू में आ जाए, एक ही बात। आपसे स्मॉल m की यूनिट एमसीक्यू में पूछता है, इसकी यूनिट क्या होगी?
तो ये मास तो नहीं है स्मॉल एम। ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, स्मॉल एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो अगर आपसे कभी एमसीक्यू में इसकी यूनिट पूछे तो किलोग्राम नहीं बतानी, इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर होगी। इस फॉर्मूले में भी याद रखना है। और ये जो मैंने चेंजेस किए ना, टी क्रॉस एल बाई एम बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं यूं भी तो फिर लिख सकता हूँ ना, टी बाई स्मॉल एम भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आपसे स्मॉल एम की यूनिट पूछेगा तो स्मॉल एम की मेरा पुत्र याद रखनी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम पर मीटर उसकी यूनिट होती है। यानी यहाँ पर स्मॉल एम की जो यूनिट बनेगी वो आपको आइडिया हो रहा होगा शायद, किलोग्राम पर मीटर उसकी यूनिट बनेगी, किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, बात आप समझ आ गई, आगे चलते हैं। समझ आ गया ना, ये दोनों बड़े अच्छे एमसीक्यू हैं, ये वाला और ये वाला। बस आगे वही बातें मेरा पुत्र बार बार रिपीट होंगी, अब कोई रोला नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग जरा देखें बुक से, केस 2 की जो हेडिंग थी, केस 2 की हेडिंग अगर आपको बुक से नजर आ रही है तो उसमें लिखा हुआ है प्लग एट क्वार्टर लेंथ। केस 2 की हेडिंग ये है प्लग स्ट्रिंग को ना, स्ट्रिंग प्लग एट क्वार्टर लेंथ। स्ट्रिंग को हम प्लग कर रहे हैं किस लेंथ पे, क्वार्टर लेंथ में ना। स्ट्रिंग प्लग एट क्वार्टर लेंथ, क्वार्टर लेंथ का मतलब समझ आ रहा है, जितनी इसकी लेंथ है ना उसका एल बाई 4 से प्लग कर देंगे। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आती कि लूप्स कैसे बनती हैं ना, ये आसान सवाल होता है, वैसे बता रहा हूँ एमसीक्यू के लिए ना। अगर आपको स्ट्रिंग का प्लगिंग पॉइंट पता हो ना, जिसने इस सवाल में कहाँ से प्लग कर रहे हैं, एल बाई 4 से प्लग कर रहे हैं, तो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है प्लगिंग पॉइंट के, उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देना तो हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स के निकल आती हैं। ये वैसे एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको प्लगिंग पॉइंट पता हो ना, और प्लगिंग पॉइंट के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको 2 से क्या करें, डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ लूप्स निकल आती है। तो इस केस में कितनी लूप्स होंगी, 2 लूप होंगी। पता नहीं इसमें लूप्स बनती हैं, तो यहाँ से लूप्स निकल आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में क्या किया था, कहाँ से प्लग किया था, इससे पहले वाले केस में एल बाई 2 से प्लग किया था। अब लूप्स निकालने के लिए ये जो नंबर था इसको किससे डिवाइड करना था, 2 से, तो कितनी लूप, एक ही बनी थी ना। तो नंबर ऑफ लूप्स निकालना आसान होता है, प्लगिंग पॉइंट के जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको 2 से क्या करें, डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ लूप्स बन जाती हैं। सपोज करें एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, अगर एक प्लगिंग पॉइंट एल बाई 8 होता कितना होता है, एल बाई 8 होता, तो फिर वो पूछता है नंबर ऑफ लूप्स कितनी है, तो कितनी नंबर ऑफ लूप्स इस केस में बनेगी, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, तो इस केस में 4 लूप्स बनेंगे। तो ये आपके एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं कि आपको रोप का प्लगिंग पॉइंट गिवन हो और प्लगिंग पॉइंट को देखकर आपको बतानी हो नंबर ऑफ लूप्स, तो वो आप बता सकते हैं, बड़ा आसान काम है कि प्लगिंग पॉइंट के जो नीचे नंबर लिखा होता है उसके हिसाब से आप गेस कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये बात जिन्हें आनी समझ आ गई। अच्छा, अब जनाब वो कह रहा है कि वही रोप है पुरानी जिसकी लेंथ एल है, वही पुरानी स्टोरी है सारी, बस प्लगिंग पॉइंट बदल गया जनाब। अब आप लोगों ने डायग्राम में भी शो करना है, बस एवं रफ सा आइडिया से शो करना होता है। टोटल लेंथ तो एल है ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक। अब आप तकरीबन इधर से इसको ऊपर शो कर दो कि अब आप लोगों ने इसको यहाँ से प्लग किया एल बाई 4 से, ठीक है ना, यानी टोटल लेंथ एल थी। अब आप लोगों ने इसको जो प्लग किया है वो कहाँ से प्लग किया, एल बाई 4 से प्लग किए। ये बात समझ आ गई ना, तो हम इसको एल बाई 4 से प्लग कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको सिखा तो दिया है कि अगर हम इसको एल बाई 4 से प्लग करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो कितनी लूप्स बनेगी, 2 इक्वल साइज की लूप्स बनती हैं ना। यानी इसमें जो दोनों लूप्स बनानी है, ये ख्याल रखना है कि बोथ लूप्स आर ऑफ इक्वल साइज। मुझसे वैसे इक्वल साइज की बनी तो कभी नहीं है, लेकिन आपने बोर्ड में कोशिश करना है इक्वल साइज की दोनों लूप्स बने। और ये पॉइंट हमें समझ आ गए, उसके एंड नोड्स हैं सॉरी, और ये जो दरमियान में पॉइंट्स होते हैं ये इसके एंटी नोड्स होते हैं। टोटल रोप की लेंथ हमें पता है एल है, टोटल लेंथ तो वही एल ही रहेगी ना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल रोप की लेंथ है ना ये तो एल ही होती है। और हमने पढ़ा हुआ है 2 कंडक्टिव नोड्स के दरमियान में, ये 2 कंडक्टिव नोड्स हैं, इनमें डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा।
इन दो कंडक्टिव नोड में भी डिस्टेंस λ/2 ही होगा, यानी दो कंडक्टिव नोड जो होते हैं उनमें डिस्टेंस λ/2 होगा। हम लेट कर लेते हैं, दूसरा केस है ना, लेट ये कर लेते हैं कि F2 एंड λ2 जो है वो इस दूसरे केस के लिए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। समझ आ रहा है? दूसरा केस है ना, पहले केस में F1 λ1 लिखा था, तो दूसरे केस में वही बात पुरानी F2 λ2 हो जाएगा। लेट F2 एंड λ2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन दिस केस। F2 और λ2 जो है इस केस में शो कर रही है फ्रीक्वेंसी एंड किसको, वेवलेंथ को। लेट F2 एंड λ2 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन दिस केस। एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेवलेंथ होगी। अब ये इसके साथ सबस्क्रिप्ट में 2 लगाना पड़ेगा ना, लेंथ L वही है और इसमें λ/2 2 दफा आ रहा है ना, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो λ2 बना आपका वो किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। कोई नाम दे दो इसको, जो भी चल रहा है, इक्वेशन 4 हो गया। बाकी वही पुरानी बातें, v = f लैम्डा, F2 λ2 हो जाएगा। v पता नहीं यहाँ पर क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रोप v टेंशन पे डिपेंड करता है। हमने रोप की सपोर्ट को तो आगे पीछे नहीं किया, टेंशन चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, इसलिए v यहाँ पर कांस्टेंट है इस टॉपिक में। F2 का जो फार्मूला बनेगा वो v/λ2 हो जाएगा, यानी F2 की जो बात करेंगे तो v/λ2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप इसकी वैल्यू पुट कर दें λ2 की। λ2 आप जरा देखें L के बराबर है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ λ2 की आपने वैल्यू जो बनाई है ना वो L के बराबर बनाई है ना, तो वो ये बात कर रहा है कि इस फार्मूला में आप लोगों ने λ2 की वैल्यू जरा पुट करके इक्वेशन बनाई जल्दी से। तो जनाब यहाँ पर λ2 की वैल्यू पुट करते हैं, वही इक्वेशन है सारी। तो λ2 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नजर तो आ रहा है। F2 जो बन जाएगा λ2 L के बराबर था, तो v/L बन गया। किसके बराबर बन गया, v/L बन गया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू ऑफ v पुट कर दें। v की वैल्यूज हमने बनाई थी ना, जो स्मॉल m वाली थी वो वाली पुट कर दें, तो 1/L तो वैसे ही आ जाएगा। इस v की जगह पर हम t/m भी लिख सकते हैं, तो v की जगह पर मैंने t/m लिख दिया। ये बात समझ आ गई। एक छोटा सा काम अब करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा। F2 जो है ना इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 2 से डिवाइड भी कर दूं तो फिजिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो फिजिकली फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों किया वो बताता हूँ। अब आप लोगों को याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने F1 का फॉर्मूला पढ़ा था। F1 जो था वो 1/2L √T/m था ना, 1/2L √ क्या था, T/m था ना। तो मैंने असल में इसमें 1/L था ना, तो मैंने इसमें F1 की फॉर्म में इसको लिखना था, तो इसके लिए जरूरी था नीचे 2L आ जाता। अब इसमें ऊपर 1 भी है, 1 तो हर जगह होता ही है, 2L भी आ गया, T/m भी आ गया। तो ये जो सारी टर्म लिखी हुई है, अगर इसकी मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो ये तो F1 है ना, तो समझ आ गया होगा कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, ताकि F2 को F1 की फॉर्म में लिखा जा सके। F2 किसके बराबर हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट। F2 आपको जो बन गया है वो 2F1 हो गया। समझ आ गया, आसान केस है। तीसरा केस में मेरा पुत्र वही पुरानी रटी रटाई अब तो कहानी है। केस 3 है, स्ट्रिंग प्लग। स्ट्रिंग को आप प्लग करें एट 1/6 लेंथ, बस आखिरी केस है। एट, एक सेकंड वेट करें, इसको जरा देखने वेट करें। 1/6 of its length, कि string plugged at 1/6 of its length। 1/6 का मतलब क्या होगा, इसको प्लग करना है L/6 से। अब आपको समझ तो आ चुका होगा कि इसके नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे। मैंने क्या अभी बात बताई थी कि जो लेंथ के नीचे नंबर आ रहा है, जो किसके नीचे आ रहा है, लेंथ के नीचे नंबर आ रहा है, उसको हम 3 से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है, 3। तो 3 लूप्स बनेंगे। बस डायग्राम में यहाँ पर हमें छोटा सा शो भी कर दो कि यहाँ से प्लग किया, L/6 ही बनता है।
क्योंकि टोटल लेंथ एल है। और अभी हमें ये भी समझ आ गया कि अगर हम इसको जो बात कर रहे हैं वहां से प्लग करेंगे तो जनाब कितनी लूप्स बननी चाहिए, 3 लूप्स बनेंगे ऑफ इक्वल साइज। रोप की लेंथ वही फिक्स एल है, रिजिड स्पोर्ट वगैरह का हमने नहीं छेड़ा। तो कोशिश करें अपनी तरफ से कि जो 3 लूप्स बनाए तीनों आप लोगों ने इक्वल साइज की बनाए। अब इसमें 3 लूप्स बन गई। जब लूप्स बन जाए उसके बाद उसमें नोड और एंटी नोड मार्क करने होते हैं। ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड हो गया। और इसके दरम्यान में ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हमें पता है एंटी नोड होते हैं। अब ये तीसरा केस है ना, तो इधर थोड़ा डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो तीसरे केस में सपोज कर लेते हैं F3 एंड लैम्डा 3 बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या बार बार पूरी अंग्रेजी लिखूं? F3 और लैम्डा 3 जो हैं वो बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है। अब ये सोचें तीसरा केस है, हमें ये तो पता है ना 2 कंडक्टिव जो नोड्स होते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, उनमें डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। 2 कंडक्टिव नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। यहाँ पर 2 कंडक्टिव नोड आपको मिल रहे हैं ना, तो 2 कंडक्टिव नोड्स जो हैं उनमें डिस्टेंस फिर लैम्डा बाई 2 होगा। अब क्योंकि वेवलेंथ को आपने लैम्डा 3 से ज्यूम किया हुआ है, तो हर लैम्डा के साथ सबस्क्रिप्ट में नीचे आप 3 लगा देंगे। यानी हर लैम्डा के साथ नीचे आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देना, 3 लगा देना। तो तीसरा केस लैम्डा 3/2 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो हर केस में नीचे सबस्क्रिप्ट में आप लोगों ने 3 लगा देना। वही बातें पुरानी होगी। अब इस लेंथ एल में अगर आप देखें तो लैम्डा बाई 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है। यानी जो लेंथ एल आपको नजर आ रही है, इस लेंथ एल में लैम्डा बाई 2 3 दफा आ रहा है। तो वही पुराना मेथड सारा अप्लाई करो कि लेंथ तो एल है इसमें जो लैम्डा बाई 2 है वो 3 दफा आ रहा है, लेंथ एल में लैम्डा बाई 3 टाइम आ रहा है। इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में आप लोगों ने लैम्डा 3 लिख देना। तो लैम्डा बाई 2 जो है इसमें 3 दफा आया है, वो आपको समझ भी आता होगा, बात बड़ी आसान सी है। लैम्डा 3 को यहाँ से अलहदा कर लें, लैम्डा 3 को अगर हम अलहदा कर लें तो लैम्डा 3 इक्वल टू हो जाएगा 2l/3 के ना। ठीक है, वही पुरानी बातें सारी, वही उसी तरह v इक्वल टू एफ लैम्डा, बस आखिरी दफा कर रहे हैं। बुक में 3 दफा हुआ है तो 3 दफा करना मजबूरी है। F3 लैम्डा 3 बिल्कुल वैसे F3 की वैल्यू निकाल लो तो v बाई लैम्डा 3 हो जाएगा। इस लैम्डा 3 की वैल्यू को नीचे पुट करना होता है ना, तो जब इक्वेशन बनती है हम लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करते हैं। F3 यहाँ से जो बन जाएगा v ओवर लैम्डा 3 जो आ रहा है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 2l/3 है ना। तो लैम्डा 3 का आप लोगों ने 2l/3 लिख देना। यहाँ से F3 जो बनेगा 3 को ऊपर ले जाए, ये बन जाएगा 3v/12 हो जाएगा। F3 जब आप लोगों ने बनाया यहाँ से, फिर F3 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3v/12 है। वही पुरानी बात, v की वैल्यू पुट करें। v की वैल्यू आपको याद है ना, √t/m जो है। तो यहाँ से जो F3 बनेगा वो 3/12 तो वैसे ही आ जाएगा, और इस v की जगह पर आप लोगों ने लिख देना है √t/m कर देंगे, √t/m कर देंगे। अगर आपको बात मेरी समझ आ रही है तो जो 1/2l √t/m था ये तो f1 नहीं होता, इसमें f1 की वैल्यू पुट कर देना। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ये वाला, बार बार क्या दिखाना है कि 1/2l √t/m f1 के बराबर होता है। तो f3 किसके बराबर हो जाएगा, 3f1 के बराबर होता है। तो ये 3 केस उसने किए हुए, तो आपने भी बोर्ड में मजबूरन उसकी बात मानते हुए तीनों केस करने हैं। तो F3 जनाब हमारा यहाँ से बन गया दैट इज इक्वल टू 3f1। F3 जो बना है वो 3f1। ठीक हो, अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर उसने हेडिंग दी है ना, स्ट्रिंग प्लग्ड एट आर्बिट्रेरी पॉइंट। वैसे जो स्ट्रिंग प्लग्ड एट आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, उसको उसने कोई इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा बेहतर करके लिखें।
स्ट्रिंग प्लग एट आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस असल में स्ट्रिंग प्लग एट आर्बिट्रेरी पॉइंट में ना उसने जनरलाइज फॉर्म बनाई है, और जनरलाइज फॉर्म बनाना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी की भी और वेवलेंथ की भी। तीन बातें हमने इसमें करनी है। पहली बात, फ्रीक्वेंसी की जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे। जनरलाइज फॉर्म पता है ना, जनरल जो फार्मूला बनता है ना, तो अगर आपको याद हो तभी हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि F2 किसके बराबर है, 2F1 के। अभी हमने प्रूव किया है ना यहाँ पर। फिर हमने F3 को प्रूव किया है किसके बराबर है, 3F1 के बराबर। तो हमें ये समझ आ गया है कि जो नंबर इस जगह पर आता है ना, वही नंबर इसके साथ भी आता है। 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है। तो बस इतने काफी है ना केस, इनको यूज करके अब हम सिमिलरली कर सकते हैं। अगर हम F4 लिखेंगे तो कितना बन पुट कर दें, किसकी वैल्यू पुट कर दें, F1 की। तो F1 1/2L था ना, 1/2L अंडर क्या बन जाएगा, T/M बन जाएगा। ये काम असल में करना है। अगर आप इस तरह करें तो ज्यादा बेहतर है। बुक में वैसे इतना अच्छा नहीं हुआ भाई। असल चीज वो ये समझाना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी की जनरल फॉर्म बनाएं। तो एन आपको समझ आ रहा है, कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 है, ये फार्मूला होगा Fn इक्वल टू NF1। और मैंने F1 की वैल्यू भी पुट की। F1 आपको याद होगा ना, 1/2L अंडर T/M। ठीक होगा जी, फ्रीक्वेंसी की जनरल फॉर्म बन गई। इसके बाद वेवलेंथ की भी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी की जनरल फॉर्म के बाद सॉरी हम वेवलेंथ की भी जनरल फॉर्म बनाते हैं। अब वेवलेंथ की जनरल फॉर्म के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इक्वेशन याद है, मैं वैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने जो λ1 की इक्वेशन बनाई थी ना, वो 2L थी, अगर आपको याद हो। λ2 आपने जो बनाया था वो L के बराबर था। λ3 जो भी आपने थोड़ी देर पहले बनाया, वो बल्कि समझ आ गई, बल्कि दिखाता भी आपको λ3 स्पेस से। इधर किधर गया λ3, ये λ3 है, वो 2L/3 है। बाकी भी आप पीछे से देख के लिख सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है, वो कहते हैं इसकी जनरलाइज फॉर्म बनाए। ये जो वेवलेंथ है, इसकी कौन सी फॉर्म बनानी, जनरलाइज फॉर्म। लेकिन जिस तरह इधर तो बड़ी आसान थी, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 जो भी आ रहा है उसका नंबर रिपीट हो रहा था। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि इसमें तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। जनरल फॉर्म तब बनती है जब सीक्वेंस हो ना, तो यहाँ तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। इसमें 2L आ रहा है, इसमें कुछ और है, ये कोई और है। सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। फिर क्या बनानी पड़ेगी, सीक्वेंस कैसे बनाएंगे वो जरा देखें। ये सारी पुरानी वैल्यूज लिखी है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, इक्वेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये L था ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 2L के नीचे अगर मैं 1 भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मैंने चेंजेस किए इनसे फर्क तो नहीं पड़ा ना, लेकिन सीक्वेंस बन गई है। क्या है, जो भी वेवलेंथ है सब में, इसमें भी ऊपर 2L आ रहा है, इसमें भी 2L आ रहा है, इसमें भी 2L आ रहा है, सब में 2L हो गया। अब जो वेवलेंथ के साथ नंबर लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर से नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में सॉरी आ रहा है। 2 आया तो 2 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है। अब कहानी मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। तो सिमिलरली करके अब लिख सकते हैं। तो λ4 किसके बराबर होगा फिर, 2L/4 नहीं बना, क्योंकि 2L तो सब में आ रहा है, नीचे वाला ये नंबर चेंज हो रहा है। अगर हम इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, और λn किसके बराबर होगा फिर, वो 2L/n बनेगा। ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये समझ आ गया होगा बुक में कैसे आया है। तो n वही है, यहाँ पर भी नंबर 1 2 3 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमें समझ आ गया कि 2L/n के बराबर होगा। इन जो वेवलेंथ यहाँ से बन रही है दैट इज इक्वल टू होगी 2L/n। बस 5-7 मिनट और बातें करेंगे। एक और उसने बात लिखी, वो जरा देखें। हम कोई एक डायग्राम बना के उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। हम कोई एक कंसेप्ट बना लेते हैं, ये वाली डायग्राम बना लेते हैं। इसमें कितनी लूप्स बन रही, 2 लूप्स है ना, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। इसमें अब अगर आप गौर करें, एक बात सिर्फ समझाने लगा एमसीक्यू के लिए ना, इसमें जो नंबर ऑफ लूप्स बन रही है ना, नंबर ऑफ लूप्स जो बन रही हैं वो कितनी है, 2 है। इसमें एंटी नोड भी कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ लूप्स जो होती हैं ना,
वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एंटी नोड्स की। ये बुक में बात लिखी हुई है उसने, तो आपने थ्योरी में भी लिखनी है। नंबर ऑफ लूप्स जो होती हैं वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ एंटी नोड्स के। मैं तो इस डायग्राम से समझा रहा हूँ, हर डायग्राम में ऐसे ही होगा, जो मर्जी आप सोच लें। नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ एंटी नोड्स के। सपोज करें उसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर देता हूँ। नंबर ऑफ लूप्स बराबर होंगी नंबर ऑफ एंटी नोड्स के। लेकिन अगर आपने नोड्स निकालने हो तो यहाँ पर कितनी लूप है, 2 लूप्स है ना। जितनी लूप्स हैं उतने ही एंटी नोड भी हैं, उनको एन से डिनोट कर रहे हैं लूप्स को। नोड कितने, 1 2 3। तो नोड जो होंगे वो नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा होते हैं। समझ आ गया ना। जो नोड्स होते हैं, जितनी नंबर ऑफ लूप्स होती हैं एन से अगर शो हो रही हैं, तो उससे एक ज्यादा क्या होंगे, नोड्स होंगे। तो ये बातें एमसीक्यू में भी आएंगी। एमसीक्यू यूं आएंगे ना, वो आपसे कह रहा है कि कोई वेव है, स्टेशनरी वेव है, उसमें 5 लूप्स हैं। इस डायग्राम से आपको समझ आ गया नहीं, ये बराबर हो रहे हैं, ठीक है। जितने 2 लूप्स, 2 एंटी नोड्स, नोड 1 2 3 एक ज्यादा है, तो जितनी लूप्स हैं उनसे एक ज्यादा नोड्स हैं। मैं वैसे बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई कह देता है कि आपके पास 5 नंबर ऑफ लूप्स बन रही हैं, यानी नंबर ऑफ लूप्स कितनी है, 5 है, और आपसे कहता है बताएं नोड्स कितने होंगे, तो नोड्स कितने होंगे, 5 + 1 6 बनेंगे ना। एंटी नोड कितने होंगे, जितनी नंबर ऑफ लूप्स होती हैं उतनी एंटी नोड भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ लूप्स 5 हैं तो एंटी नोड भी 5 ही होंगे, लेकिन नोड की वैल्यू उससे एक क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक होगी बात। बस यहाँ तक आपने कहानी करनी, इसके नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब जल्दी से ना 2-3 मिनट ही रह भी गए, जुमा भी आज है, तो कंक्लूजन में जरा देख लें। पहले कंक्लूजन में उसने ना अभी अपने वेवलेंथ का जो फार्मूला बनाया ना, लैम्डा एन इक्वल टू, पहला कंक्लूजन पढ़ा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है लैम्डा एन इक्वल टू 2l/n होता है ना। यहाँ सब लेंथ को अलग करेंगे फार्मूले में, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, n λ/2 हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन में बुक में तो ये तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसी को वो समझा रहा है। क्या समझा रहा है, लेंथ किसके बराबर है, n λ/2 है ना यहाँ पर। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। कहते हैं n की जगह पर अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो λ/2 आ गया। n की जगह पर यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें तो 2 λ/2 हो गया। 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 3 λ/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो ये बात समझा रहा है कि स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन उस वक्त होगी, स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन उस तरफ होगी जब रोप की जो लेंथ है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। जब रोप की जो क्या है, लेंथ है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी λ/2 का। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है ना, इसी फार्मूले को वर्डिंग में लिखा हुआ है उसने, बस ये नहीं लिखा ना उसने, ये सिर्फ लिखा हुआ है। समझ आ गया ना किधर से है। यहाँ से लेंथ को अलहदा किए, n λ/2 हो गया, n की जगह वैल्यूज पुट की है, तो बुक में लिखी बात बनी है। लेकिन बुक में जो वर्डिंग लिखी है वो इधर से ही आई है कि स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन तब होगी जब आपकी जो किसकी लेंथ है, रोप की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी λ/2 का। ये बात होगी। दूसरा केस, दूसरा जो कंक्लूजन लिखा हुआ है, दूसरा की कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि अगर आप देखें Fn जो होता है वो किसके बराबर है, NF1 है ना। तो यहाँ से नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ लूप्स के साथ कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। n को हम नंबर ऑफ लूप्स भी तो कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं, लूप्स। तो वो ये समझा रहा है बात आखिरी केस में कि जितनी नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आप वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं तो λn किसके बराबर है, 2l/n है ना। तो फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ लूप्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। जितनी नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगी उतनी वेवलेंथ कम होगी। बड़े अच्छे एमसीक्यू हैं वैसे। नंबर ऑफ लूप्स के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ लूप्स के बढ़ने से वेवलेंथ कम होगी। लेकिन अगर v को देखा जाए तो v इक्वल टू f लैम्डा होता है ना। अगर हम fn लिखेंगे और λn लिखेंगे, तो अगर आप लूप्स बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, लूप्स, लूप बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना और वेवलेंथ कम हो रही है, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो सादा लफ्जों में वो ये कहना चाह रहा है इस केस में कि फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ लूप्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वेवलेंथ साथ इनवर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यानी जो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स है वो नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड नहीं करती। आखिरी बात ये
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं क्लास में, टेक केयर।